हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्री रो कॉलम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज टॉपिक नंबर 6 यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद इगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, क्रैमर रूल, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके। A number R is said to be a rank of matrix if first property, first condition, the determinant of at least one minor of order R is non-zero. Clear होगा? Then number two, the determinant of every minor of A of order higher than R is zero. ये सारी बात को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 4x4 की मैट्रिक्स है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आएगा, इसका मतलब अगर इसी कंडीशन में 4x4 की मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उसकी रैंक 4 हो जाएगी। तो यही बात इसमें गई है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल एक 3x4 की मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए या भी ज्यादा नहीं होगी, तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3 and 4। देन प्रॉपर्टीज जो भी हमने डिस्कस करी कि ए अगर 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमने निकाला जीरो आ गया, तो इसका मतलब उसकी रैंक जीरो के बराबर नहीं आया, इसका मतलब उसकी रैंक को 3 डिक्लेयर कर दो। नेक्स्ट, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर है तो रैंक उसकी 3 होगी, 3 से लेस होगी, यानी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, जैसे आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड फोर्थ, रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स इज टेकन एज जीरो, क्योंकि उसमें जो भी उसका माइनर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर आता जाएगा, इसका मतलब उसके रैंक को जीरो डिक्लेयर कर दिया। फिफ्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जितना उसका ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, इसका मतलब रैंक इसकी कितनी है, 2 है, तो जितने ऑर्डर की है उतनी इसकी रैंक है। नंबर 6, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर रो कॉलम, अगर उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर दे तो रैंक उतनी आएगी जितनी आनी। नलिटी क्या होगा, हमने निकाली वो n है, तो नलिटी होगी m माइनस n, नलिटी होगी उसकी m माइनस n। प्रॉपर्टी नंबर 8, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द सेम as the number of linearly independent row vector in the matrix as well as the number of linear independent column matrix। तो अगर हम किसी रो को या किसी कॉलम को हम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर की तरह ट्रीट करें, कि ये हमने कहा कि इसमें 3 जो है वो कॉलम वेक्टर या 3 रो वेक्टर है, तो किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन है लीनियर का, λ1 x1 λ2 x2 λ3 x3। फॉर एग्जाम्पल तीनों जो λ1 λ2 λ3 है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब x1 x2 x3 इनकी कुछ वैल्यू रही होगी जो कॉम्बिनेशन बना के जीरो के बराबर आया, तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट बोला जाएगा। अब सेकंड केस, अगर तीनों ही जीरो है, तीनों ही जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, λ1 x1 λ2 x2 λ3 x3। यहाँ x1 x2 x3 कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ डिपेंड करेंगे, यहाँ उनकी वैल्यू मैटर करेगी। तो ये ध्यान रखना कि लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन में रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन, यानी नंबर ऑफ कितने वेक्टर आपने बनाए, और इंडिपेंडेंट की कंडीशन में रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर हो जाएगी। नाइन्थ प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी दोनों का ऑर्डर सेम है तो ए प्लस बी मैट्रिक्स की रैंक लेस देन इक्वल्स टू होगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के। प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू मिनिमम, इन दोनों में जिसकी भी मिनिमम है उसी के बराबर होगी। 10th प्रॉपर्टी, इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो रैंक ऑफ ए बी ए के बराबर होगी और रैंक ऑफ बी ए भी ए के बराबर, जो ए की रैंक आएगी उसी के बराबर होगी। 11th प्रॉपर्टी रैंक की, ए कोई मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज हम करेंगे तो दोनों की रैंक बराबर ही आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और यानी ए की ए उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने के बाद भी रैंक ए के बराबर ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही थीटा ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट का क्या मतलब है, ट्रांसपोज भी करो और उसका कॉन्जुगेट भी निकालो, तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ट्रांजुगेट। ठीक ऐसे ही जैसे ट्रांसपोज में कंडीशन थी वैसे ही इसमें। रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, ऑलवेज डायगोनल क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे, तो इसका जितने भी माइनर निकालोगे, ठीक है। रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
कभी कैन नॉट बी वन, ये वन नहीं हो सकती, जीरो होगी, क्योंकि जितने भी इसके मायने निकालोगे जीरो ही डिटरमिनेंट होता चला जाएगा, इसका मतलब इसकी रैंक कभी भी वन नहीं हो सकती। 14, इफ ए एंड बी आर टू एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद रैंक इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस उसका जो ऑर्डर है उससे माइनस कर देंगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं रैंक निकालने का। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 4 3 5 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, डिटरमिनेंट निकाला जो कि जीरो के बराबर है। अब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है, इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो 3 से कम होगी, 3 से कम होगी। फिर दोबारा फिर इसका हमने एक माइनर चूज कर लिया, इसका माइनर चूज कर लिया हमने, ये वाला यहाँ तक उठाया। तो फिर से क्या करा, इसका डिटरमिनेंट निकाला, अब वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी आई, 2। अगर अब भी जीरो आता है फिर इसकी रैंक 1 लिख के छोड़ देते। तो इसके बाद है कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। ये भी बहुत आसान है, इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बन जाएगी, जैसे एक इसमें यहाँ आइडेंटिटी बनी इस वाले में, तो ये इसके तरीके हैं, ऐसे बन सकती है। थर्ड टाइप की इस तरीके से बन सकता है, यहाँ आइडेंटिटी बनी फिर इसके बाद यहाँ आइडेंटिटी बनी। तो फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका भी एक एग्जांपल करते हैं नॉर्मल फॉर्म वाला। तो वही रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके कोशिश करते हैं कि पहले प्लेस पे वन बने, जीरो यहाँ जीरो बने, यहाँ जीरो बने, यहाँ जीरो, इस तरीके से कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हमने 1 0 0 यानी कि फर्स्ट वाला कॉलम तैयार कर लिया, तो वहीं से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, वहीं से डायरेक्शन मिल जाएगी क्या होना है नेक्स्ट में। अगर हम लास्ट वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो ये जीरो हो जाएगा, लास्ट वाली पूरी की पूरी रो जीरो हो जाएगी। तो वही हमने काम इसमें करा। अब फिर ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है, इसमें भी हम रो कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ये सिर्फ इतना बचेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये रैंक 2 है इसकी, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद एक्लोन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म, इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को वन बनाओ, फिर इसके बाद ग्रेजुअली नीचे की तरफ जब जाएंगे टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ जीरो बढ़ने चाहिए, नंबर ऑफ जीरो। जैसे ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है, वही इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि द नॉन जीरो रोज इफ एनी प्रेसिडेड द जीरो रोज, हर एक रो में नीचे की तरफ उतरने के बाद जीरो बढ़ती जाएगी। इंक्रीज टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल्स टू, जितनी नॉन जीरो रो है उसी को रैंक बोलते हैं। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी वन, नॉट कंपलसरी, ना भी हो तो चलेगा। तो जैसे एक एग्जांपल है कि इसकी रैंक कितनी है, 2 है, और ये पूरा एक्लोन फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। ये भी एक्लोन फॉर्म ही है, इसमें भी नीचे की तरफ जाने पे जीरो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ नोट करना फर्स्ट प्लेस पे वन हो तो ठीक है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक्लोन फॉर्म है, क्या ये एक्लोन फॉर्म है, 0 2 और यहाँ पे कितनी है 2। तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें यानी कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब नीचे की तरफ जाने पे ट्रायंगल मैट्रिक्स की बनती है। तो इस तो कुछ ऑपरेशन भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, अगर नहीं भी दिया हो तो पॉसिबिलिटी तो आप अप्लाई करो। जैसे ये क्वेश्चन 2 4 3 1 2 -1 -2 एंड 6। तो सबसे पहले हमने रो और कॉलम ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाया, फिर ग्रेजुअली 0 0 और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके रैंक को डिक्लेयर कर देंगे 2। तो ये कुछ एग्जांपल है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। फिर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था बस उसी को मॉडिफाई कर दिया। सपोज वी हैव द सिस्टम ऑफ एन एम लीनियर इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन है जो लिखी हुई है वो m है, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो n है, वेरिएबल n है। तो हम इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स को बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। उससे पहले एक टॉपिक है होमोजीनियस। इसमें क्या होगा कि जब बी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी उसको होमोजीनियस बोलते हैं, ना हो तो नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस का क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो जब हमने ये वाला फॉर्मेट बनाया ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी वाला, तो यहाँ अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। यानी कैसे निकालते हैं फिर, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी करके। अगर वो 0 के बराबर है तो तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी करते हैं, और वो भी 0 के बराबर बराबर आया, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और 10th क्लास से ही पढ़ते हैं कि वो भी क्या है, कंसिस्टेंट है। इसके बाद अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है और ये जो निकाला हमने एडजॉइंट ए इनटू बी वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट, यानी कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं है। अब होमोजेनियस की कंडीशन चेक कर लेते हैं।
अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर आया तो एक्स इक्वल्स टू ऑब्वियसली जीरो के बराबर तो था ही पहले से। एक्स क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू बी, और क्योंकि अपोन में जीरो नहीं है, एक्स इक्वल्स टू क्योंकि बी की मल्टीप्लाई हो रखी है पूरा जीरो आ जाएगा, तो सारे जीरो आए तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सॉल्यूशन या ट्राइवल सॉल्यूशन, इम्प्रॉपर या ट्राइवल सॉल्यूशन। ओके, बी पार्ट यानी कि इसका अगर वो जीरो के बराबर आ जाए तो जीरो के बराबर आएगा, फिर से क्या चेक करेंगे, एडजॉइंट इनटू बी, एडजॉइंट इनटू बी, अगर वो भी जीरो के बराबर है वो आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे, उसको बोलेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो इसमें दो कंडीशन, सेकंड वाली तो सेम ही है पहले की। ओके, अब ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इन एक्लोन फॉर्म। तो हम दो मैट्रिक्स को अगर इकट्ठा कर लें उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स था और ये जो राइट में लिखा हुआ था ये बी मैट्रिक्स है, तो इनको इकट्ठा कर लिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। रैंक ऑफ सी कैन नॉट बी लेस देन रैंक ऑफ ए, यानी कि ओवरऑल जो इसकी रैंक आएगी वो कभी इंडिविजुअल ए से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी सी हमेशा, रैंक ऑफ सी हमेशा या तो बड़ी हो या इक्वल हो, कभी भी छोटी नहीं हो सकती। तो अब इसका मेथड क्या है करने का, इसमें क्या होगा, ये कंडीशन नॉन होमोजेनियस वाली, रैंक ऑफ सी, ध्यान रखना रैंक ऑफ सी यानी कि पूरे की मैट्रिक्स अगर रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आगे एग्जांपल भी करेंगे। अगर रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए दोनों बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर रैंक ऑफ सी और ए बराबर है लेकिन लेकिन जो रैंक हमारी आई वो ऑर्डर से कम है, जैसे रैंक इसका जो ऑर्डर है मान लो वो 3 है और रैंक कितनी आई, 2 आई, तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होमोजीनियस की कंडीशन में है, रैंक ऑफ ए अगर एन के बराबर है जितना उसका ऑर्डर है तो यूनिक आएगा, और अगर लेस है तो इनफाइनाइट। तीसरी वाली कंडीशन सेम है, तो एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ से सीखने वाली बात है, हम इस वाले पॉइंट पर पहुंचे तो होगा क्या, पूरे की ओवरऑल रैंक कितनी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी ये 1 के बराबर है, बट इंडिविजुअली रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ये किसके बराबर है, ये है 2 के बराबर है, यानी जो होना चाहिए सी की रैंक पूरे की हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए। तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि नॉट इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, वो क्या, सॉरी, रैंक ऑफ ए अगर सी के बराबर नहीं है तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं। दूसरे एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी, वही रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें। इसमें क्या है कि पूरे की रो और ए की रो दोनों बराबर, पूरे की रैंक और ए की रैंक दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना तो वो बहुत इजी है, एक एग्जांपल से उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसकी कंडीशन है, और डी मैट्रिक्स क्या होगा, जब डी मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या होगा कि ए वन ये सारे कोफिशिएंट लेके पूरा डिटरमिनेंट है, डी मैट्रिक्स कुछ नहीं है सिर्फ इसका डिटरमिनेंट है। डी वन के लिए क्या करेंगे, जैसे हम डी वन या डी टू निकालेंगे, तो डी वन के लिए फर्स्ट प्लेस पे इस डी वन डी टू डी थ्री को रख लेंगे, डी टू निकालने के लिए सेकंड प्लेस पे डी वन डी टू डी थ्री को रखेंगे, और डी थ्री निकालने के लिए थर्ड प्लेस पे रखेंगे, उसको ऑलरेडी निकाल के रखेंगे। तो प्रोसेस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले डी निकालना हमने, डी की वैल्यू हमारी आई 55, जो नॉर्मली है निकालना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब डी वन के लिए क्या करेंगे, देखिए जब हम डी वन निकालेंगे तो डी वन के लिए इस 11 इस 15 इस 7 को पहले प्लेस पे रख लेंगे। ठीक है, इसको गायब कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे -7 -8 और 2 1 -1 और -6, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ऐसे D1 D2 D3 हमने सारा निकाला, ये कितना है 55, D2 -55 D3। ठीक है, ऐसे ही निकालने के बाद क्या करेंगे, x इक्वल्स टू x की जो वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले, ये आएगी कितनी, D1/D, D1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 55 और D की वैल्यू भी 55 है, तो आंसर आएगा 50। ठीक है, ऐसे ही हम y और z को फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ईगन वैल्यू निकालने का क्या प्रोसीजर है, ए माइनस लेमडा आई, यानी कि ये वाली आपको इक्वेशन याद रखनी है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। जैसे इक्वेशन है हमारी ए एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी y को हम लेट कर लेते हैं, y को लेट कर लिया हमने लेमडा इंटू एक्स, दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो ये इक्वेशन बनेगी।
ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो लेमडा इगन वैल्यू है, कैपिटल एक्स इगन वेक्टर है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमने ए माइनस लेमडा आई को 0 के बराबर रखा। यहाँ से लेमडा की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी। तो एवरी पोलिनोमियल गिव्स रूट्स, रूट्स मिलते हैं, इनको क्या बोलेंगे इस वे में, कैरेक्टरिस्टिक रूट या लेटेंट रूट या इगन वैल्यू। तो एग्जांपल से बात क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने निकाला ए माइनस लेमडा आई, वो ये आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेट टू जीरो, इक्वेट टू जीरो करने के बाद लेमडा की कुछ वैल्यू आई 2 3 एंड 5। इगन वेक्टर, इगन वेक्टर 1 बाय 1 निकालेंगे। इसको इगन वेक्टर है हमारा x1 x2 x3। एक बार लेमडा की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, एक बार लेमडा की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, तो x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी, जैसे इस पे सोल्व कर रखा है। अब ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है इगन वैल्यू वाली। अगर किसी मैट्रिक, कोई मैट्रिक्स है, जैसे इसी पर टेस्ट कर लेते हैं, सारी इगन वैल्यू का टोटल यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5 ये कितना आया 10, वही ट्रेस के बराबर होगा, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा उनका सम भी उतना ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है, ये सम ऑफ ऑल इगन वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स की इगन वैल्यू या उसके ट्रांसपोज की इगन वैल्यू दोनों बराबर होगी। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, हमेशा जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, इगन वैल्यू के प्रोडक्ट के, जैसे 2 3 5। तो जो अभी डिस्कस करी थी हमने मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 30 के बराबर आएगा, ठीक है। ओके, आगे इसके बाद लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एन आर इगन वैल्यू ऑफ ए, देन द इगन वैल्यू ऑफ ए, ये भी प्रॉपर्टी है। अगर ए की मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है जिसकी इगन वैल्यू हमने 2 3 4 निकाली, तो जितनी भी पावर करेंगे इसकी, जैसे हमसे पूछे कि ए की पावर 5, तो इगन वैल्यू की पावर भी 5 हो जाएगी। फिर के किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, इनवर्स करेंगे तो उल्टी हो जाएगी। जैसे अगर ए मैट्रिक्स है उसकी इगन वैल्यू 2 3 4 है, तो ए इनवर्स की कितनी होगी 1/2 1/3 1/4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिफ्थ, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन और ए इनवर्स क्या है, इन्वर्टेबल है, तो इसका इनवर्स है। तो ए इनवर्स बी, इगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बी इक्वल्स टू, कम्यूट करेगा बी इनवर्स के बराबर होगा। इफ ए एंड बी बोथ इन्वर्टेबल, ये दोनों इन्वर्टेबल हैं, तो इगन वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी के बराबर होगा। ए एंड पी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पी इज इन्वर्टेबल, इगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू इगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स ए पी। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है, इसका मतलब इसकी, देखो अभी क्या पढ़ा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सारी जो इगन वैल्यू है उनका। तो इसका मतलब इगन वैल्यू का मल्टीप्लाई भी 0 के बराबर होगा, यानी 0 कब होगा, जब इनमें से कोई एक इंडिविजुअल 0 होगी। नाइन्थ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इगन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल्स टू आर द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो इगन वैल्यू है वो क्या होगी, उसके डायगोनल एलिमेंट ही होंगे। 10th प्रॉपर्टी, इफ लैम्डा इज एन इगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और लैम्डा उसकी इगन वैल्यू है, ठीक है, देन 1 लैम्डा इज इगन वैल्यू, यानी कि इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ से अगर ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई के बराबर है, हमने क्या करा, अब उसका दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया, राइट साइड में कितना आया 1, और यहाँ ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो इक्वल्स टू कितना है +-1। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 है और डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, इगन वैल्यू के बराबर होता है, मल्टीप्लाई के, तो लैम्डा 1 किसके बराबर आएगा, 1/λ2, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन है, ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन, तो एक अगर लैम्डा है दूसरी इगन वैल्यू 1/λ होगी। इगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, क्योंकि हर्मिशन मैट्रिक्स के डायगोनल हमेशा रियल होते हैं, इसका मतलब उसकी इगन वैल्यू भी रियल होगी। स्क्यू हर्मिशन भी क्या बताए थे, या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी, तो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी है। इगन वैल्यू ऑफ इडम्पोटेंट, इडम्पोटेंट क्या, जिसका स्क्वायर ए के बराबर हो, या तो 0 होगी या यूनिटी होगी, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद ए एक मैट्रिक्स है जिसकी इगन वैल्यू फाइंड कर रखी है, इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे इन सब का सम करें आप तो कितना आएगा -1, और इन सब का इसका सम करें तो ये भी कितना आएगा -1। तो ट्रेस इक्वल्स टू प्रोडक्ट सम ऑफ ऑल इगन वैल्यू। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको कोई मैट्रिक्स दे रखे तो उसको सोल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ ये चेक कर लें कि क्या वाकई ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसकी, और बस वो आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली 0। इसी को कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टॉप 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।